हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रबल एसएससी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में करा चुका हूँ, है ना। ये पार्ट 2 है। जो बची हुई ऑर्गेनाइजेशन है वो आज हम कवर करने वाले हैं। जिनको जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता हो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, आगे की वीडियोज़ के लिए। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। तो हम जो एसएससी से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही वही पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो इस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके पर्सपेक्टिव से। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन की। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रेटन वुड्स, है ना। ये एक जगह है, वहाँ पे हुई थी। तब ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है यूएसए में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहाँ पे है। और क्या हमको पढ़ना है? और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड बैंक का? वर्ल्ड, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, एक बैंक है। तो बैंक क्या करती है? बैंक लोन वगैरह देती है। तो ये जो है लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है काफ़ी कंट्रीज़ को, जो पुअर हैं या फिर जो जिनका बजट नहीं है ना, उन लोगों को ये लोन प्रोवाइड करती है। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक बनी कैसे है? तो वर्ल्ड बैंक जो बनी है वो 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर बनी है ना। तो वो 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, हमको उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली है IBRD, दूसरी है IDA, तीसरी है IFC, मैं सबके फुल फॉर्म में बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। चौथी है MIGA और पांचवी है ICSID, है ना। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है IDA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथी है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, है ना। और चौथी है ICSID, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ, ये डिस्प्यूट्स के लिए है बेसिकली। इन्वेस्टमेंट का जो डिस्प्यूट होगा उनके लिए है। और हमको क्या पढ़ना है? और हमको ये पढ़ना है कि ये, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये कब कब इस्टेब्लिश हुई थी। IBRD इस्टेब्लिश हुई थी 1944 में। IDA इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में। IFC इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में, 1988 में। और ICSID इस्टेब्लिश हुई थी 1966 में। और एक चीज़ हमको और पता होनी चाहिए, जो लास्ट वाली है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, है ना। इसका पार्ट इंडिया नहीं है। बाकी जो चारों हैं उसका पार्ट इंडिया है। इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। और वर्ल्ड बैंक जो है उसमें कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल? अभी जो इसका हिस्सा है उसमें हैं 190 कंट्रीज़ प्रेजेंट में। तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही इसकी हिस्सा है, सबको लोन लेना है ना। तो हमारा वर्ल्ड बैंक कवर हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का ऑब्जेक्टिव क्या है? IMF का ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन देना, मतलब छोटे टाइम के लिए जो है ये लोन देता है। तो पाकिस्तान इससे बहुत लोन लेता है ना। हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं IMF ने पाकिस्तान को इतना लोन दे दिया, है ना। तो ये पाकिस्तान यहीं से लोन लेता रहता है, भीख जो मांगता है वो यहीं से मांगता है ना। अब हम आ जाते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट पे। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ में हुआ था। वर्ल्ड बैंक कब हुआ था? वर्ल्ड बैंक हुआ था
44 में। और कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर था वाशिंगटन डीसी में। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है ना। और ये वर्ल्ड बैंक जो है ये एक जगह थी, वहाँ पे हुआ था। कौन सी जगह थी? ब्रेटन वुड्स। तो ये भी वहीं पे है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये इस जगह पे हुए थे, तो इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है ना। तो हमको ये भी पता होना चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आईएमएफ से रिलेटेड? आईएमएफ में कितनी कंट्रीज़ हैं? तो कितनी कंट्रीज़ हैं आईएमएफ में? टोटल 191 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं करंट में। इंडिया भी इसका मेंबर है ना। तो ऑलमोस्ट इसमें भी पूरी सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। ऑलमोस्ट 195 या 196 कंट्रीज़ हैं टोटल, और उनमें से 191 कंट्रीज़ इसका पार्ट है। तो आईएमएफ भी हमारा कवर हो गया एसएससी के पर्सपेक्टिव से। हमको बस इतना ही याद होना चाहिए। और इसके एक चीज़ और है कि इसमें जो है 29 फाउंडिंग कंट्रीज़ थी, है ना। अभी तो टोटल 191 है, पर फाउंडिंग कंट्रीज़ पे अगर हम जाएंगे तो फाउंडिंग कंट्रीज़ जो जब ये बना था ना, तो कितनी कंट्रीज़ थी, उनको फाउंडिंग कंट्रीज़ बोलते हैं। तो टोटल 29 फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं इसकी। तो हमारा आईएमएफ कवर हो गया है। हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है मनीला, एक जगह है। कहाँ पे है? फिलीपींस में है। फिलीपींस में कहाँ पे? फिलीपींस, PPINES। इसका कैपिटल यहाँ पे है। और इसके टोटल मेंबर अभी कितने हैं? 69। ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन यहाँ ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव है जो है ये इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है ना। और क्या करता है? और ये जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं इनको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। बैंक है तो क्या ही करेगा, लोन ही प्रोवाइड करेगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इस पे भी प्रोवाइड करता है एजुकेशन के लिए, इस पे फोकस करता है। और ट्रांसपोर्ट पे भी फोकस करता है, एनर्जी पे फोकस करता है, काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस करता है। और जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हीं को यह लोन दिया करता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं AIIB, जिसका की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है चाइना में। चाइना की कैपिटल बीजिंग। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है ना। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंक, इससे हम याद रखेंगे ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन देता है ज़्यादातर, है ना। और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, इंडिया जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। फर्स्ट कौन होगा? गेस करो। फर्स्ट तो चाइना ही होगा ना यार है ना, शेयर होल्डर। तो हमने इसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी जान लिया, और इसका फाउंडिंग मेंबर इंडिया था ये भी जान लिया, है ना। और इसमें ऑलमोस्ट अभी 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, काफ़ी कंट्रीज़ के साथ जुड़ चुकी हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, है ना। और इसने किसको रिप्लेस किया था? इसके पहले क्या काम करता था? इसके पहले काम करता था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, टर्म नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन था जो कि 1946 से 1995 तक ये काम कर रहा था। लेकिन इसने इसको रिप्लेस कर दिया। किसने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। कब रिप्लेस किया? 1 जनवरी को किया था, ठीक है। 1 जनवरी 1995। एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट का नाम था माराकेश एग्रीमेंट, है ना। इसके वजह से GATT रिप्लेस हुआ था, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव से पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमको ये पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा,
स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें से ये एक जगह है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका नाम क्या है? ट्रेड। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या करेगा? ट्रेड से रिलेटेड जो है नेगोशिएशन करेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है निगोशिएटिंग ट्रेड रूल्स वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, इन सब चीज़ों से ये डील करता है। फंक्शंस देखो जैसे लिखे हुए हैं, फोरम ऑफ ट्रेड और नेगोशिएशन, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह जो हो जाता है, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, है ना, कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसमें होता है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? बहुत ज़्यादा हैं, 166 हैं। सब याद रखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। यूरोपियन यूनियन भी है इसमें एक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हांगकॉन्ग, मकाऊ सब हैं इसमें, है ना। सारी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट सभी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो आ जाती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यू से, ये तो पता होगा सभी को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इस कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945, जब यूएन हुआ था। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? 194 मेंबर्स हैं, सभी हैं लगभग इसमें भी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जहाँ पे है आईफिल टावर, फ्रांस। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था पीस क्रिएट करना, एजुकेशन, कल्चर और कम्युनिकेशन हो गया, साइंस हो गया, इसके थ्रू जो है पीस को क्रिएट करना, है ना, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तब बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। ये क्या, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन देखो सब बने हैं वो इसी के टाइम पे बने हैं, 1945 के आसपास हो गए। चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे आईएमएफ हो गया, चाहे यूनिसेफ हो गया, जितने भी आगे आएंगे वो सब इसी के अराउंड बने हैं। क्यों इसी के अराउंड? इसलिए बने हैं क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और उस वक्त बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल थी। लोग नहीं चाहते थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होए, तो उस थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होए इसके लिए सबको आपस में मिल के रहना था, तो इसीलिए ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उनमें से ये एक है। तो यूनेस्को हो गया हमारा। यूनेस्को में बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि एसएससी के पर्सपेक्टिव से कि इस्टेब्लिश कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कंट्रीज़ नहीं पूछेगा, है ना, कितनी कंट्रीज़ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिसेफ पे। तो यूनिसेफ का सबसे पहले हमको फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। तो यूनिसेफ का यूएन से हो गया यूनाइटेड नेशन, आई से हो गया इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड, सी से चिल्ड्रन, आई से इंटरनेशनल और यू से यूनाइटेड नेशन, यू से यूनाइटेड एन से नेशन। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1946 में, जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है फंड्स को रेज करना, जो बच्चे वगैरह हैं उनके डेवलपमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में, है ना, केवल यूएस में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है फंड्स वगैरह रेस करना, जो कि बच्चे वगैरह होते हैं उनके ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए फ़ंड वगैरह रेस करना। और इसमें प्रेजेंट में जो है 190 कंट्रीज़ हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें भी सभी सारी कंट्रीज़ आ गई हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो WHO को सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये भी उसी के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था। ये हुआ था 1948 में, थोड़ा सा बाद में हुआ, 2-3 साल बाद। और इसमें अभी प्रेजेंट में इसमें भी 194 कंट्रीज़ हैं। देखो सब में 190 के आसपास ही हैं। और टोटल कंट्रीज़ कितनी है अभी? 195 हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट सभी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है
जिनीवा, स्विट्जरलैंड। और किसका था इसके पहले? अभी तो पढ़ाया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ाया था ना। इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है और इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड टू, अरे हेल्थ से ही तो होगा रिलेटेड, है ना। जैसे कि बहुत सी अफ्रीका में बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ वगैरह फैली हुई हैं, तो ये क्या करता है, ये मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करता है, सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और जो नॉन क्योरेबल डिजीज़ हैं उनके लिए भी काम करता है, STD वगैरह हो गया है ना, उनके लिए भी काम करता है। हर एक जो डिजीज़ जो फैल रही है उनके लिए काम करता है। बेसिकली ये हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करता है ना। तो मेन चीज़ क्या थी इसमें? इसमें मेन चीज़ थी इस्टेब्लिश कब हुआ? 1948। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ILO, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो लेबर से क्या पता चलता है किसके लिए बना हुआ है? लेबर्स के लिए बना हुआ है। और क्या होगा? लेबर से रिलेटेड उनके लॉज वगैरह जो होते हैं, जैसे कि उनको कम काम कराया जाए, ज़्यादा वर्किंग आवर्स पे ना रखा जाए, ये सब होगा। और क्या होगा? और क्या होगा? चलो पहले ऑब्जेक्टिव ही कर लेते हैं। क्या होगा? एक स्टैंडर्ड सेट करेगा। किस चीज़ का? कि कितना काम कराना है, नहीं बहुत करा लो, एक्सप्लॉइट कर दो उनको, है ना। लेबर का स्टैंडर्ड जो है वो ये सेट करता है। और क्या करता है? डिसेंट वर्क होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी करा रहे हो, है ना, काम के नाम पे। और क्या होगा? और वेजेस जो हैं वो आपको ढंग से प्रोवाइड करने हैं, ये इसकी भी लिमिट प्रोवाइड करता है ना, कि कितना वेज किस वर्कर को कितना पैसा आपको देना होगा। ये नहीं कि पूरा काम करा लिया और पैसे ही नहीं दिए, है ना। तो ये सब ये देखता है ना ऑब्जेक्टिव में। और क्या पढ़ना है हमको? और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था इस्टेब्लिश, बट 1946 में ये UN से जुड़ता है ना। तो ये इससे हमको क्या पता चलता है? ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN से जुड़ी है। बाकी सब तो अभी हमने जितनी भी पढ़ी 1946, 48 इन सब में आ रही थी, लेकिन ये जो है 1919 में आ रही है। इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप जान लो, देखो कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, बस इसलिए 186 कंट्रीज़ इसमें भी मेंबर हैं इसकी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे है, जिनीवा में। कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। जहाँ पे किसका था? जहाँ पे था WTO का। और किसका था? WHO का। भी तो पढ़ा था अभी पीछे, क्या पढ़ा था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसका कहाँ पे था? वहीं पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। तो हमको हेडक्वार्टर भी याद हो जाना चाहिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद UN के साथ 1946 में जुड़ा। और क्या इंपॉर्टेंट है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैं बता ही चुका हूँ आपको, स्टैंडर्ड लेबर, डिसेंट वर्क कराना, वेजेस पे कंट्रोल रखना, इन सब चीज़ों को ये देखता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड, F से हो जाएगा फूड, A से हो जाएगा एग्रीकल्चर, और O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। Z भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं ना। तो ये कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था, है ना। इसमें कंट्रीज़ कितनी हैं? इसमें भी देखो 194 कंट्रीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, लगभग सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है इटली में, है ना। देखो सबसे अलग आ गया ये हेडक्वार्टर, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें अलग है ना। तो रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हंगर को डिफीट करना, है ना। इसको ऐसे बोल देते हैं टू डिफीट हंगर, है ना, टू डिफीट हंगर। अब जैसे एग्जांपल मैं फिर से अफ्रीका का ले रहा हूँ। अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मतलब खाना तो बहुत बड़ी बात है ना। लोग मिट्टी वगैरह जो है उसका जो है बनाकर खाते हैं, है ना। आपने वीडियोज़ वगैरह शायद देखा हो, जो मिट्टी होती है
उसकी सिर्फ मिट्टी को जो है सुखा लेते हैं और रोटी जैसा बना लेते हैं और उसको ऐसे मिट्टी जैसे ही खाते हैं, है ना। जैसे बच्चे छोटे मिट्टी नहीं खाते, वो बड़े भी खाते हैं, वो उनका ब्रेकफास्ट वैसा ही होता है ना। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है वहाँ पे। तो इसका ये वन ऑफ द मेन मोटो है। और क्या करता है ये, और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर हो गया, है ना, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज़ हो गया, जितनी चीज़ें फूड से रिलेटेड आएंगी वो सब, वाटर मैनेजमेंट हो गया, और जैसे कि हो गया लैंड, लैंड सही रहेगा तभी तो उस पर जो है क्रॉप्स वगैरह ग्रो करेंगे, है ना, ट्रीज़ वगैरह, तभी तो उसमें से हमको फूड मिलेगा। तो ये भी है ना, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना था हमको, इसमें इंपॉर्टेंट था इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इटली, रोम में है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिफीट हंगर। और क्या करना है, इंप्रूव करना है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, वाटर मैनेजमेंट, लैंड, है ना। तो ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स में, द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स के द इस शहर में, हैगी उस शहर में, ठीक है। और क्या है, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये भी इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, UN के चार्टर के थ्रू, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और ये 1946 से, अप्रैल 1946 से काम करना शुरू कर दिया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये एक कोर्ट है। तो कोर्ट क्या करता है, डिस्प्यूट्स वगैरह को सेटल करता है ना। इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं, स्टेट्स वगैरह हो गए, उनके थ्रू ये डिस्प्यूट्स वगैरह को सेटल करता है। और इसमें भी टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 193। तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। और इसमें जो जजेस का टेन्योर होता है, 15 जज इलेक्ट होते हैं 9 ईयर के टर्म के लिए, है ना। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द नीदरलैंड्स, द हैगू में। उसके बाद ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करता है जो स्टेट्स वगैरह हैं उनके बीच में। और क्या पढ़ा हमने, 15 जज होते हैं जो जिनका की टेन्योर होता है 9 ईयर्स का, है ना। 9 ईयर्स के टेन्योर पे 15 जजेस को इलेक्ट किया जाता है जो कि ये सब सेटल करते हैं। तो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कवर हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये वैसे एनवायरनमेंट का टॉपिक है लेकिन हम देख लेते हैं, है ना। UNFCCC, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाइमेट के रिलेटेड काम करती है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फॉर्म कब हुआ था, तो ये फॉर्म हुआ था 1992 में। कहाँ पे, एक समिट होता है, अर्थ समिट करके एक जगह है, रियो दे जनेरियो, जो कि पहले कैपिटल होती थी, अब तो नहीं है, ब्राज़ील की, है ना। रियो दे जनेरियो में थी, है ना, कहाँ पे, ब्राज़ील, वहाँ पे ये होता है। 1992 में ये समिट होती है, वहाँ पे इसका जिक्र होता है। लेकिन ये जो फॉर्म होता है वो होता है 1994 में, 21 मार्च को, 1994 में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2015 में एक ट्रीटी होती है, सॉरी एग्रीमेंट होता है, जो कि होता है पेरिस एग्रीमेंट। तो आप पेरिस एग्रीमेंट याद रखिएगा, इसके अंदर क्या होता है वो जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो UPSC का है, ठीक है। बस आपको ये पूछेगा पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है UNFCCC, या फिर ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ना। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह है ना, ग्रीन हाउस गैसेस CO2 वगैरह हो गया, है ना, ये जो है एक कम एमिशन इनका कम कैसे हुए, है ना, रिड्यूस कैसे हुए, उस पर ये काम करता है। और इसका जो समिट है वो हर साल होता है, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ करके हर साल इसका समिट होता है। हर साल कोई ना कोई कंट्री में ये समिट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला है 2015 वाला। 2015 में क्या हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट,
पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला गया था, चलो मैं बता ही देता हूँ। पेरिस एग्रीमेंट का एक मेजर जो पॉइंट था वो था कि जो अमीर देश हैं, रिच कंट्रीज जो हैं, मैं पेन बदल लेता हूँ, रिच कंट्रीज जो हैं, ये चल नहीं रही है, रिच कंट्रीज जो हैं वो जो है फंड प्रोवाइड करेंगी पुअर कंट्रीज़ को, किससे रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, ताकि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच कर पाएँ, है ना। अभी हम लोग जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा किस पे हैं, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे हैं। तो ये एक तरह का इसको बोलते हैं कि ये क्लाइमेट फाइनेंस किया गया है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड फाइनेंस, तो इसका टर्म है क्लाइमेट फाइनेंस। तो COP एक ये था, और ये COP कौन सा था, COP था 21, कौन सा वाला, पेरिस एग्रीमेंट। कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था। तो हमारा ये टॉपिक भी कवर हो गया है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि ये कब कब आया था, तो 1994 में आया था। बेसिकली 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे अर्थ समिट हुआ था और रियो दो जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है ये, है ना, पेरिस एग्रीमेंट आता रहता है कभी कभी, है ना। तो हमारा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कवर हो गया है। हम आ जाते हैं अब, हाँ ये देख लो आप, ये जो है ये हेडक्वार्टर्स हैं, एक बार में आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, है ना। सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं इसमें, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का क्या था, वाशिंगटन DC, IMF का वाशिंगटन DC, और कब ये इस्टेब्लिश हुए हैं एक साथ लिख दिए हैं। बेसिकली यही पूछता है, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेता है, वरना यही ज़्यादातर यही पूछता है। जैसे कि IMF का वाशिंगटन DC था, ADB का मनीला फिलीपींस, AIF का ये आई आएगा, ठीक है, एक आई और आएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग में है, कहाँ पे, चाइना में है। फिर WTO यहाँ पे है स्विट्ज़रलैंड में। देखो स्विट्ज़रलैंड में 3 है, ठीक, यही बताना था मुझे। WTO है एक, WHO है और ILO है, ये आप तीनों एक साथ ध्यान रखिएगा। जिनेविया स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में, ये तो एकदम अलग ही है। रोम इटली में, उसके बाद ये नीदरलैंड्स में है। और कब कब ये फॉर्म हुए थे ये भी आ जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट बनाता है ना, तो उसमें आपको गलत करा सकता है। जैसे क्वेश्चन बना दिया कि पहला स्टेटमेंट दे दिया कि यूनेस्कोज हेडक्वार्टर इज़ इन फ्रांस, ठीक है, और दूसरा दे दिया यूनेस्को वाज फॉर्म्ड इन 1946, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 45 में फॉर्म हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। तो हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि और मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, है ना, कौन कौन सी वीडियोस किस किस टॉपिक्स पे बनाऊँ, कौन कौन सा टॉपिक आपका नहीं कवर हुआ है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।